नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का क्वांट बाई राहुल मैथ्स में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम नंबर सिस्टम की आज तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। तो चलिए हम जानते हैं कि संख्याओं को कितनी अवस्थाओं में तोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले कोई भी संख्या जो होती है वो मिश्रित अवस्था में होती है, जिसे कि हम समिश्र संख्या कहते हैं। जिसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला रियल नंबर, जिसे कि वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और दूसरा हम इसे इमेजिनरी नंबर में डिवाइड करते हैं। जिसे कि काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं को दो भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ से पहला होता है रेशनल, जिसे कि परिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा इसे इरेशनल, जिसे कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ के बाद हम परिमेय संख्या को दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है भिन्न, जिसे कि हम फ्रैक्शन कहते हैं। और दूसरा होता है इंटीजर, जिसे कि पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ से जो भिन्न टूटती है वो पॉजिटिव और निगेटिव में टूटती है। इसी प्रकार पूर्णांक नेगेटिव और होल नंबर में टूटता है।
मतलब पूर्ण संख्या। अब यहाँ से होल नंबर 0 और नेचुरल नंबर में टूटता है। इसके बाद नेचुरल नंबर एक प्राइम मतलब अभाज्य भाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या में टूटता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने जाना कि संख्या, सबसे पहले जो मिश्रित अवस्था में संख्या होती है वो समित संख्या होती है। समित संख्या दो भागों में टूटी, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक जो वास्तविक संख्या है फिर परिमेय और परिमेय में टूटी, और उसके बाद परिमेय संख्या भिन्न और इंटीजर में टूटी। अब इंटीजर जो फ्रैक्शन पॉजिटिव प्लस नेगेटिव में रहा, और उसके बाद इंटीजर नेगेटिव और होल नंबर में टूटा। होल नंबर किसमें टूटा? 0 और नेचुरल नंबर में। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद प्राकृतिक संख्या किसमें टूटी? एक और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे, मतलब अभाज्य और भाज्य संख्या। तो चलिए अब हम हर एक संख्या के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सम्मिश्र संख्या। जिसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो कोई भी जो सम्मिश्र संख्या फॉर्म में होती है दोस्तों, वो a प्लस आई बी को फॉर्म में होती है। आई को यहाँ पर आयोटा बोलते हैं। जो a होता है इसका वास्तविक भाग होता है, और b इसका काल्पनिक भाग होता है। आई के बारे में जानते हैं दोस्तों। आई को आयोटा बोलते हैं, और आई की जो वैल्यू होती है, आई बराबर √-1 होता है। उसके बाद जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आई जो है इमेजिनरी नंबर पार्ट होता है हमारा a प्लस आई बी में। तो अगर इस क्वेश्चन में हम b बराबर 0 रखते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा b बराबर 0 रखने पर तो a प्लस आई इंटू 0 इज इक्वल टू a। तो हम कह सकते हैं कि a एक ऐसी वास्तविक सम्मिश्र संख्या है जिसका कि जिसका काल्पनिक भाग 0 है।
इन स्टेटमेंट को याद रखना। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली स्टेटमेंट के तौर पर पूछ लिए जाते हैं कि अगर हमने किसी समय संख्या में b बराबर 0 दिया तो a क्या होगा। तो a एक ऐसी वास्तविक समय संख्या बनेगी जिसका काल्पनिक भाग 0 होगा। उसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। परिमेय संख्या जिसे कि रेशनल नंबर बोलते हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी संख्या जिसे कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो एक परिमेय संख्या होती है। और जहां पर q is not equal to 0, for example 1, 2, 22/7 एंड जो दूसरा इसका होता है परिमेय संख्या का प्रकार कौन कौन सी और हो सकती है। दशमलव के बाद एक निश्चित अंक वाली संख्या या फिर दशमलव के बाद एक निश्चित अंक या समूह की पुनरावृत्ति हो तो वह परिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए जानते हैं कि कोई संख्या है 3.4, तो इसको हम लिख सकते हैं 34/10, जो कि लिखी जा सकती है 17/5। और दूसरा एग्जाम्पल कि कोई भी संख्या है 3.4444, तो इसे हम 4 को हटा के 3.4 पे बार लिख सकते हैं, हटा सकते हैं। इसे कि हम रेखरिक दशमलव बोलते हैं, जो कि आगे हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल से। और तीसरा एग्जाम्पल कि किसी समूह की जो पुनरावृत्ति होती है, सपोजेट 346 ये एक समूह की पुनरावृत्ति हो रही थी, इसको हम हटाकर डॉट 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 ऐसे चला जा रहा, इसमें भी ऐसे चला जा रहा, तो इसे हम 3.346 पर बार लिख सकते हैं।
ये बार हटाना और लगाने के बारे में हम आगे जानेंगे। तो जो तीसरा इसका प्रकार होता है परिमेय संख्या का, तो किसी भी वर्ग रूट के अंदर अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट कोई संख्या है 4, तो इसका हम रूट निकाल सकते हैं 2, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। तो अभी हमने क्या जाना परिमेय संख्या के बारे में? सबसे पहले हमने जाना कि कोई भी संख्या जो कि p बाई q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, वो एक परिमेय संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल 1, 2 और बाई के साथ, और इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और दूसरा फिर हमने जाना कि दशमलव के बाद एक निश्चित अंक वाली संख्या या फिर दशमलव के बाद एक निश्चित अंक या समूह की पुनरावृत्ति हो तो वह परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल के लिए हमने जाना 3.4 इज इक्वल टू 34/10 आया, उसको हमने छोटा करके 17/5 लिख लिया, जो कि p बाई q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। उसके बाद हमने जाना 3.4, जहाँ पर 4 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो हमने 4 को हटाकर बार लगा दिया। दोस्तों इस बार के बारे में आगे पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको। इसके बाद हमने पॉइंट पढ़ा था कि समूह में पुनरावृत्ति होना, तो ये एक समूह 3, 4, 6 समूह के रूप में हो रहा है, तो इसको हमने 3.46 को हटाकर बार लगा लिया। और तीसरा पॉइंट जाना हमने किसी वर्ग रूट के अंदर अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो वह परिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए हमने जाना √4, इस प्रकार से और हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं दोस्तों इसी के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में, कि किन्हीं भी दो अंकों के बीच जो परिमेय संख्या होती हैं अनंत होती हैं। बट हमसे बोल दिया जाए कि दो अंकों के बीच में पहली या दूसरी परिमेय संख्या बताओ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कि भी दो अंकों के बीच परिमेय संख्या किन्हीं भी दो अंकों के बीच जो परिमेय संख्या होती है वो सपोज दैट नंबर है a, b, तो होगी a के प्लस b प्लस अपॉन k प्लस 1, जहाँ पर k बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो
फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन एक कर लेते हैं अपन, 2 और 3 के बीच पहली और दूसरी पहली और दूसरी परिमेय संख्या का गुणनफल बताओ। तो हम निकालते हैं, क्या होता है हमारा फार्मूला, एक के तो 2 की जगह एक की जगह 2 रखा, पहली 1 प्लस 3/2, तो क्या निकल के आई हमारी 5/2। उसके बाद दूसरी निकाली हमने, दूसरी के लिए 2 × 2 प्लस 3/3, तो क्या निकल के आई 7/3। तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7×35 और 3 दूनी 6, ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो हेडिंग डालते हैं, अपरिमेय संख्या, जिसे कि इरेशनल नंबर बोलते हैं। अर्थात वे सारी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √5, पाई। और दोस्तों हमने 12 में लिमिट के बारे में पढ़ा होगा, तो लिमिट में जो जिस ई का हम यूज करते हैं ये भी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जैसा कि हमने पढ़ा, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो अनंत होती हैं। बट हमसे कल को ये पूछ दिया जाए कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच पहली या दूसरी या कोई भी
परिमेय संख्या बताओ, तो हम उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो किन्हीं भी के बीच अपरिमेय संख्या उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं ए बी की पावर 1/k+1। हाँ सॉरी, एक मिनट, इसको यहाँ पर लिख के यहाँ लिख लेते हैं। हाँ, ए बी की पावर 1/k+1। तो एग्जाम्पल के लिए 2 और 3 के बीच पहली अपरिमेय संख्या क्या होगी? तो या जहाँ पर k बराबर हम यूज करते हैं 1 2 3 डॉट 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 डॉट, तो 2 × 3 तो 6 आ जाएगा, 6 की पावर 1/1+1, 6 की पावर 1/2, जो कि आ जाएगा √6। तो ये हमारी 2 और 3 के बीच फर्स्ट प्राइम नंबर निकल के आ गई, सॉरी प्राइम नहीं, अपरिमेय इरेशनल नंबर। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, परिमेय और अपरिमेय के बारे में। जैसे कि पहले हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि अगर किसी परिमेय संख्या को परिमेय से गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या का परिमेय से भाग, तो क्या आएगा? उसके बाद परिमेय को परिमेय के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? और चौथा, परिमेय को परिमेय के साथ घटाएंगे, सॉरी इससे का माइनस, परिमेय के साथ घटाएंगे तो क्या आएगा? तो परिमेय का सपोज 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय को परिमेय से करने पर परिमेय संख्या ही आती है। उसके बाद परिमेय 1 से 1 को भाग करेंगे तो भी 1 आएगा। तो परिमेय को परिमेय से भाग करने पर भी परिमेय संख्या आती है। उसके बाद परिमेय सपोज 1 को 1 से जोड़ा तो 2 आया, जो कि एक परिमेय संख्या है। और उसके बाद जो हमने जाना, अब 1 को 1 से माइनस किया तो 0 आया। 0 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जानते हैं, अपरिमेय के बारे में। अपरिमेय प्लस परिमेय तो क्या आएगा? उसके बाद अपरिमेय को परिमेय से घटाएंगे तो क्या आएगा?
उसके बाद जानते हैं कि अपरिमेय को परिमेय से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और उसके बाद अपरिमेय को परिमेय को परिमेय से भाग करेंगे तो क्या आएगा। तो जानते हैं कि सपोज √3 को में एक परिमेय जोड़ा तो क्या है, अपरिमेय संख्या ही आई। उसके बाद √3 में 1 को माइनस किया तो भी अपरिमेय संख्या ही निकल के आई। उसके बाद √3 में अगर हमने 1 का भाग दिया तो √3 ही आया, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। मल्टीप्लाई किया तो √3 निकल के आया, तो ये अपरिमेय संख्या ही आई। उसके बाद हमने अगर √3 में 1 का डिवाइड किया, जो कि एक परिमेय संख्या है, तो निकल के आया √3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमने क्या जाना, पहले तो ये जाना कि हमने ये जाना कि परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, भाग किया जाए, या फिर जोड़ा जाए, या फिर घटाया जाए, परिमेय संख्या निकल के ही आती है। लेकिन यदि हम अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का जोड़ें, भाग करें, घटाएं या फिर गुणा मल्टीप्लाई करें, अपरिमेय संख्या ही निकल के आती है। तो ये आपसे स्टेटमेंट के तौर पर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इनको याद कर लीजिएगा। और एक कॉन्सेप्ट और इस चीज़ से रिलेटेड बनता है हमारा कि अगर अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ा जाए या फिर अपरिमेय से अपरिमेय को घटाया जाए, या फिर अपरिमेय से अपरिमेय को भाग दिया जाए, या चौथा अपरिमेय से अपरिमेय को मल्टीप्लाई किया जाए। तो चलिए देखते हैं क्या निकलेगा इनसे। तो अपरिमेय से इन दोनों जो केसेस में होते हैं वो ऑलवेज परिमेय नंबर परिमेय संख्या निकलती है। परिमेय नहीं, ऑलवेज अपरिमेय निकलता है। एग्जाम्पल के लिए जान लेते हैं, अगर हम √3 में √3 जोड़ेंगे तो 2√3 निकलेगा, जो कि एक अपरिमेय है। अब हम √3 में √3 में √3 निकालेंगे तो √3 निकलेगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब ये जो दोनों केसेस होते हैं इनमें चेंजेस होते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर हमने सेम संख्या ले ली, अपरिमेय को पहला केस √3 को √c से डिवाइड किया तो 1 निकल के आया जो कि परिमेय थी। बट अगर हमने दो ऐसी परिमेय संख्या ली, ये केस फर्स्ट हो गया, ये केस 2। अगर हमने √3 का 2 रूट से डिवाइड किया तो यहाँ पर 3√2 आ जाएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार मल्टीप्लाई में अगर हमने 3√3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 निकल के आ जाएगा जो कि एक परिमेय संख्या होगी। बट अगर हमने यहाँ पर 3√2 कर दिया तो √6 निकल के आ जाएगा जो कि एक अपरिमेय संख्या होगी। संख्या होगी। तो दोस्तों तो अभी तक हमने जो जाना वो अपरिमेय संख्या के बारे में जाना, अपरिमेय संख्या के बारे में जाना। उसके बाद हमने जाना परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में मल्टीप्लाई किया जाए या घटाया जाए, जोड़ा जाए, और या दूसरा केस जाना परिमेय को परिमेय से जोड़ा जाए, घटाया जाए। और उसके बाद तीसरा हमने जाना अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ा, घटाया, भाग किया जाए तो क्या आता है। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट के तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अपरिमेय को अपरिमेय से अगर जोड़ा जाए तो क्या आएगा, या अपरिमेय को अपरिमेय से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, इस प्रकार से। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। जो कि रियल नंबर कहलाती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुचित रूप को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जिन्हें कि R से प्रदर्शित करते हैं, और इनका जो समुच्चय बनता है वो -∞ टू 0 -1 यहाँ से +1 डॉट 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 प्लस, मतलब -∞ से +∞ तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिन्हें कि रियल नंबर कहते हैं। तो अब हम जानते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। जैसे कि हम W से डिनोट करते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो जो संख्याएं जो संख्याएं 0 से +1 +2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो सारी संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर। उसके बाद
हम जानते हैं नेचुरल संख्या, प्राकृतिक संख्या, जिन्हें कि नेचुरल नंबर कहते हैं। तो एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट न कहकर जो भी n तक होती हैं, n नंबर तक, वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद हम जानते हैं पूर्णांक के बारे में, जिन्हें कि इंटीजर कहते हैं। जिनको जेड से डिनोट किया जाता है। तो इंटीजर दो होते हैं, एक तो नेगेटिव और दूसरा जीरो और पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो जो भी -1, -2, -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। और जो भी +1, +2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होते हैं, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जीरो के बारे में कहते हैं ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो इनको हम Z- बोलते हैं और ये Z+। तो पूर्णांक के बारे में हमने जान लिया। अब उसके बाद हम जानते हैं सम संख्याएं। जिन्हें कि इवन नंबर कहते हैं। ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से इनको। तो वे संख्याएं वे सारी संख्याएं जिनमें दो से भाग चला जाए वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8 डॉट डॉट, जो इनका फॉर्म होता है वो 2n के फॉर्म में होता है। 2n से डिनोट करते हैं
किसी भी सम संख्या को। उसके बाद जानते हैं विषम संख्या। जिसे कि ऑड नंबर बोलते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 डॉट 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 2n+1। तो जो विषम संख्याओं का डोनेशन का तरीका होता है वो 2n+1 होता है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तो निकलता है कि किसी भी ऑड नंबर का वर्ग क्या हो सकता है। तो जानते हैं जो इसके डोनेशन का, तो हमने माना कोई जो नंबर है वो 2n+1 है। तो जब हम इसका वर्ग करते हैं तो क्या निकल के आता है 4n² + 4n+1। तो हमने यहाँ से 4n कॉमन ले लिया तो क्या निकल के आया अंदर n+1 और +1। तो अब यहाँ से ध्यान से समझना कि अगर हम इसको इवन मान लेते हैं n को तो ये ऑड हो जाएगा, और अगर इसको ऑड में मान लेते हैं तो ये इवन हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर इवन लिया 2 लिया तो अंदर 2 + n 3, तो ये ऑड हो जाएगा। और यहाँ पे ऑड लिया, सपोज दैट हमने यहाँ पर 3 ले लिया तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। मतलब एक तो इवन आना ही है। तो क्या हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं? तो अगर हमने यहाँ से एक कॉमन ले लिया 2, तो ये 8n+1 हो जाएगा। तो ये याद करने की चीज़ निकल के आई हमारे पास कि किसी भी ऑड नंबर का जो वर्ग है वो हमेशा 8n+1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। किसी भी ऑड नंबर का वर्ग 8n+1 के फॉर्म में होता है। तो दुनिया के किसी भी ऑड नंबर का आप वर्ग करते हैं तो वो हमेशा 8n+n के फॉर्म में निकल के आएगा। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 8 5 A B C 7 का वर्ग है। तो 8 से डिवाइड करने पर 8 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा? तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा, बट अगर जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है अगर उस बेस पर किया जाए
तो आप सभी को पता है कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का जो फॉर्म बनेगा 8n + 1 बनेगा। अब 8 से तो पूरा कट जाएगा, तो इसका जो शेषफल निकल आ जाएगा वो सिर्फ 1 निकल के आ जाएगा। तो कितना इजी हो गया। अगर ये क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं होता तो ये क्वेश्चन भी ना कर पाते। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और हम आगे पढ़ते हैं। भाज्य संख्या से कि कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो वो संख्याएं जिनके एक और स्वयं के अलावा स्वयं के अलावा गुणनखंड हो तो वह भाज्य संख्या होगी। तो अगर कोई भी संख्या भाज्य संख्या है तो उसको भाज्य संख्या होने के लिए उसके जो गुणनखंड हो वो हमेशा गुणनखंड ग्रेटर देन 2 होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए दो का 2 और 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं आता। 2 एक सम संख्या नहीं है। 4 हम 4 लेते हैं, 6 लेते हैं और 8 लेते हैं, इसके बाद डॉट 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 डॉट। तो 4 के क्या फैक्टर निकल गए? 1, 2 और 4। तो 4 के 3 आता। जो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। जिसे कि प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर तो वे सारी संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या हो वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्या हो।
फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 डॉट 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 ऐसे ही। तो वो सारी संख्याएं जो इसमें दो जो होती है हमारी, वो एक सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। तो अभी हम जानते हैं कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं, और 1 से 50 तक 15, और 50 से 100 तक 50 से 100 तक हमेशा 10 होती हैं, कुल मिला के 25 हो जाती हैं। अब हम फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर। तो अगर जैसे कि अगर कोई भी दो लगातार संख्या ले ली जाए तो वो 2 से भी भाज्य होंगी, और लगातार कोई भी 3 संख्याएं अगर ले ली जाए तो हमेशा 3 से डिवाइड होती हैं। सपोज दैट हमने 1 2 ले लो, या फिर 3 4 ले लो, या 5 6 ले लो, हमेशा 3 से डिवाइड, या फिर 3 4 6 ले लो, ये भी हमेशा एक संख्या 3 से डिवाइड होगी। या फिर हमने 4 6 7 ले लिया, हमेशा एक संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो इसी प्रकार हम समझते हैं कि अगर हमने कोई भी अगर हम प्राइम नंबर लिखते हैं तो 3 के लिया, उसके बाद 3 के +1 होगी, या फिर 3 के -1 होगी। तो आपने कहा कि जैसे कि 14 15 और 16 ले लिया, तो ये सारी जो संख्या है वो इनमें से तीनों संख्या में कोई प्राइम नहीं आया, बट एक संख्या 3 से डिवाइड हो गई। तो आपने कहा कि एक काम करो, बीच में इवन नंबर ले लो, और 16 और 17 और 15। तो यहाँ पर एक संख्या निकल के आ गई इवन। तो हम कैसे, अगर हमको सम ही लेना है तो हम कहते हैं बीच की संख्या हमने सम ले ली। तो यहाँ पर बीच संख्या अगर हमने सम ले ली तो ये 6n मल्टीप्लाई 2n कर दिया, 2 से कर दिया तो 6n, और 6n-1 और 6n+1। तो यहाँ से एक चीज निकल के आई कि दुनिया की कोई भी प्राइम नंबर, दुनिया की कोई भी अभाज्य संख्या या तो 6n-1 होगी या 6n+1 होगी, जिसको कि हम लिख सकते हैं 6n+1।
प्लस माइनस 1। अगर आप कहते हैं किसी कोई प्राइम नंबर 6n-1 होगी तो ये गलत होगा। हमेशा कोई प्राइम नंबर अगर होगी तो 6n-1 या 6n+1 होगी, लेकिन वाइस वर्सा ये सही नहीं है कि कोई भी संख्या जो 6n+1 के बट ये सही नहीं है कि कोई भी संख्या अगर 6n+-1 के फॉर्म में है तो वह प्राइम नंबर हो। कहने का मतलब अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो वो हमेशा 6n+-1 के फॉर्म में होगी, बट कोई भी संख्या जो 6+-1 के फॉर्म में है वह ये जरूरी नहीं कि वो भी प्राइम हो। आया वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमने पूर्ण संख्या पढ़ ली। हाँ, पूर्ण संख्या कौन सी बच्ची है अपने पास? 1 मिनट रुकना। परफेक्ट नंबर, जिससे कि परफेक्ट जिसे कि परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो जानते हैं क्या होती है। तो कोई भी संख्या जिसके प्रॉपर फैक्टर का योग उस संख्या के बराबर हो के बराबर हो तो वह संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण नहीं, परफेक्ट नंबर होती है। तो इसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि प्रॉपर फैक्टर क्या होता है। प्रॉपर फैक्टर, जो प्रॉपर फैक्टर होता है जैसे सपोज 4 है तो 4 के जो फैक्टर होंगे 1, 2 और 4 होंगे। तो प्रॉपर फैक्टर में हम जो संख्या है उसको छोड़ देते हैं। तो प्रॉपर फैक्टर मतलब कि एक्सेप्ट नंबर, जो फैक्टर होते हैं उनका योग अगर संख्या के बराबर है तो वो पूर्ण संख्या होगी। तो हम जानते हैं कि देखो सबसे पहले जो पूर्ण संख्या होती है वो 6 होती है। देखते हैं 1, 2, 3, 4 इसका नहीं होता, इसके बाद 6 होगा। 6 को हमको लेना नहीं है, तो इनका योग 1 + 2 + 3 = 6। तो जो सबसे पहली हमारी प्राइम नंबर होती है वो 6 होती है। उसके बाद दूसरी, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ, उसके बाद जो 2 अंकों की हमारी प्राइम नंबर होती है वो 28 होती है। उसके बाद 3 नंबर की 3 1 कितनी होती है
और कहाँ लिखा था मैंने, हाँ 496 और उसके बाद 8128। तो अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि 2 नंबर की परफेक्ट नंबर क्या होती है तो 28, और 3 नंबर की 496 और 4 नंबर की 8128, ये होती है टोटल संख्या, पूर्ण संख्या। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यून संख्या, जिसे कि डेफिशिएंट नंबर कहते हैं। डेफिशिएंट नंबर किसी भी संख्या के प्रॉपर फैक्टर का सम अगर उस संख्या से कम है तो वह संख्या न्यून संख्या होती है। तो चलिए जानते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने 4 ले लिया, तो 4 के जो प्रॉपर फैक्टर होंगे 1, 2 और 3, सॉरी 3 नहीं होगा, 1, 2 होंगे। तो 1, 2 का योग कितना होगा, 1, 2 और 4। तो 4 प्रॉपर फैक्टर में आएगा नहीं, तो 1 + 2 का जो सम आएगा वो 3 होगा, जो कि 4 से कम है, अतः ये एक न्यून संख्या होगी। और इसके बाद हम जानते हैं प्रचुर संख्या। प्रचुर संख्या जिसे कि हम अबंडेंट नंबर कहते हैं, अबंडेंट नंबर कहते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि किसी भी संख्या के प्रॉपर फैक्टर का योगफल अगर संख्या से कम है तो, सॉरी कम नहीं, ज़्यादा है तो वह संख्या प्रचुर संख्या हो, प्रचुर संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने 12 लिए, 12 के हमने गुणनखंड किए, 1, 2, 4, 6 और 12 को हम ले नहीं सकते इसके बाद, तो 1 + 2 + 4 + 6 कितना आ गया, 13, क्योंकि 12 से ज़्यादा, अतः 12 एक प्रचुर संख्या है। उसके बाद हम एक नंबर के बारे में जानते हैं, ट्रायंगुलर नंबर, जिसे कि त्रिकोणीय संख्या कहते हैं।
संख्या, ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर का कुछ नहीं जानना है, हमको एक फार्मूला नोट डाउन करना है कि n+1/2 Tn बराबर। तो अगर हमें पूछा जाए कि पहली जो त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, तो n बराबर 1 रखेंगे और निकालेंगे तो 2/2, अर्थात जो 1 है वो पहली ट्रायंगुलर नंबर होगी। उसके बाद अगर हमें दूसरी निकालनी है तो n की जगह 2 रखेंगे, 2 × 3/2 निकल के आएगा, तो दूसरी हमारी ट्रायंगुलर नंबर थी। तो इसी में फार्मूले में रख के ये आपको त्रिकोणीय संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला याद रखना है। यही पूछा जा सकता है कि दूसरी त्रिकोणीय संख्या बताओ या चौथी त्रिकोणीय संख्या बताओ, तो हम इस पे n के जो चौथी पूछा तो n की जगह 4 रख देंगे, इसी प्रकार से निकाल लेंगे। अब 2 नंबर हमारे और बचते हैं। एक होता है को प्राइम नंबर, जिसे कि सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो a, b सह अभाज्य संख्या होंगी यदि इनका HCF 1 होगा। और यह जरूरी नहीं है, कि a, b दोनों संख्याएं प्राइम हो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 9, 11 और 3, 7, ये सारी संख्याएं, देखिए इनके बीच का HCF जो 1 है, इनका भी HCF 1 है, इनका भी HCF 1 है। वो सारी संख्याएं जिनका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर होती है। उसके बाद हम जानते हैं ट्विन प्राइम नंबर जिसे कि युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। युग्म अभाज्य संख्या। तो वो a, b ट्विन प्राइम होंगे, यदि a, b दोनों प्राइम हो, प्राइम मतलब अभाज्य हो, और a, b का डिफरेंस 2। फॉर एग्जाम्पल 11, 13 इस टाइप के
तो को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर में ये है कि दोनों का एचसीएफ तो एक होता है, बट ट्विन प्राइम नंबर में डिफरेंस तो होना चाहिए। वहाँ पर हम एक प्राइम हो, को प्राइम में अगर एक प्राइम हो दूसरी प्राइम ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम ही होनी चाहिए। अब दोस्तों हम नेचुरल नंबर के कुछ फार्मूलों के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज। तो सबसे पहले प्रथम n संख्याओं का योग का फार्मूला 1 + 2 + 3 n तक है। तो इनका योग निकालने का जो फार्मूला होता है n+1/2। और अगर प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर, तो ये हो जाता है n+1 2n+1/6। अब तीसरा हो जाता है प्रथम n संख्याओं के घनों का योग तो ये हो जाता है n+1/2 का होल स्क्वायर। अब जो तीसरा होता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग ये हो जाता है n+1। और प्रथम n विषम संख्याओं का योग ये हो जाता है n²। और चौथा हो जाता है प्रथम n संख्याओं का गुणनफल, ये हो जाता है फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल के बारे में हम लोग डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। तो ये समझ लीजिए कि आप तो ये कि प्रथम अगर आपसे बोला जाए कि प्रथम n संख्याओं का योग तो n ब्रैकेट में n+1/2 हो जाएगा। उसके बाद प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा n+1 2n+1/6। उसके बाद हमने जाना प्रथम n संख्याओं के घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर। और फिर हमने जाना प्रथम n सम संख्याओं का योग n+1 होगा।
और प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होगा और प्रथम n संख्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n होता है। तो ये चीज़ें आप स्टेटमेंट के तौर पर आपसे कभी भी पूछी जा सकती हैं, तो इनको याद रखिएगा। इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे कल हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जामों में या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।